तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी चुनावी मोड की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन लेट होता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जब लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे तो उन्होंने एक लाइन बोला था, बड़ा क्लियरली लाइन बोला था कि राहुल जी को हम विश्वास दिलाते हैं कि तमाम हम लोग एक साथ उनके साथ खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या लालू यादव के सहारे राहुल गांधी पीएम पद की कुर्सी की ओर देख रहे हैं? और उन्हें पता है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के संबंध रहे हैं गांधी परिवार से, सोनिया गांधी से या कांग्रेस से, वो एक फ्रूटफुल लालू प्रसाद यादव साबित हो सकते हैं उनके पक्ष में बैटिंग करने के लिए। राहुल गांधी जी जो है वो एक राजनीतिक संत है और जो वो कर रहे हैं वो हर किसी करने की बस की बात नहीं है। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो रामदास अठावले हो, जितने भी ये दलित और पिछड़ों के नेता हैं जो आज उनके साथ एक मंच शेयर कर रहे हैं, ये दलित और पिछड़ा विरोधी है। आरक्षण को कमजोर कर दिया गया और ये लोग उनके गोद में बैठ करके आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितना दोषी भारतीय जनता पार्टी है उतना ही दोषी ये सारे लोग हैं जिन्होंने आरक्षण को कमजोर होने में भारतीय जनता पार्टी की मदद की। तो मतलब कि आप बिहार को बदनाम कर रहे हैं। आपको पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है। आप बिहार को बदनाम नहीं कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, कोई भी हो। आप अपने स्टेट को बदनाम नहीं कीजिए। अगर आप अपने स्टेट को बदनाम कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं भ्रष्टाचार, वो बार बार ये कह रहे हैं कि भैया जितने भी ये लोग घमंडिया गठबंधन के नेता एक हुए हैं सभी भ्रष्टाचार में व्याप्त। प्रधानमंत्री जी ने ओपन मन से कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है और वो चले गए। उसके बाद उस घोटाले की चर्चा खत्म हो गई। भ्रष्टाचार पे जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं उन्हें कहना नहीं चाहिए। देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि मैंने गलत बयानी की। जो क्राइम करता है उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसे दंडित किया जाता है, उसकी चर्चा क्यों नहीं की जाती है? वो चर्चा तो नहीं होती है। अगर क्राइम कहीं होता है, आप चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, ये लोग वहां पहुंचते हैं, फोटो ऑप्स कराते हैं और फिर वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद उस परिवार की रक्षा, उस परिवार को न्याय कौन देता है? यहाँ की सरकार देती है और दे रही है। अगर ये कोई कहेगा कि उसे नहीं मिला है न्याय तो वो गलत कहेगा। हो सकता है उसमें कुछ अपवाद हो, मैं ये भी कह रहा हूँ। चिराग पासवान कहते हैं कि भाई देखिए, नीतीश कुमार जिस चीज़ के लिए ना कहते हैं ना, वो मान लीजिए कि उस चीज़ में उनकी हामी होती है और वही चीज़ उनको चाहिए। अगर कह रहे हैं कि नहीं मुझे प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है या संयोजक बनने की इच्छा नहीं, तो ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा इच्छा हो नहीं पाती। देखो, चिराग पासवान राजनीतिज्ञ हैं, भविष्यवक्ता हैं या राजनीतिक विशेषज्ञ हैं? क्या है जो इस तरह का बात कर रहे हैं? भाई एनडीए के मजबूत गठबंधन साथी हैं। साथी हैं तो अपना रहे। उनका बयान तो वो 365 दिन में वो 300 दिन रहते हैं दिल्ली में, 65 दिन यहाँ रहते हैं, आते हैं नीतीश कुमार जी की बुराई करते हैं, वो चले जाते हैं। तो ठीक है, उनका काम है। विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी के साथ, स्वाभाविक है। वो जो सरकार है उसके खिलाफ बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो जितने गंभीर हम हैं वो उतनी गंभीर भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्षों से मूर्ख बना करके लोगों को वोट ले रही है। लेकिन अब ये उनका चलने वाला नहीं है। 2024 में आप मेरी बात आज याद रखिएगा कि इनको हम सत्ता से बाहर करेंगे। इन कैसे हटाइएगा? पूरी दुनिया के सामने है कि मणिपुर किस तरह से जला और हमारी बेटियों को किस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया। कि वाकई कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बिहार में खराब हुई है। देखिए, कुछ एक वाकयात हो सकते हैं, इसमें मैं आपकी बातों से इनकार नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि 100% कहीं भी कुछ नहीं हो सकता है। अब सीट शेयरिंग पे हम आएंगे, तो जब सीट शेयरिंग होगा तो उसका प्रारूप भी किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, किसको कितना सीट मिलेगा, कौन ड्राइविंग सीट पे रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन साथ में है, किसको कितना शेयर मिलेगा, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो और जो सबसे मेन है, अगर इंडिया गठबंधन को सफल होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो चेहरा कौन और दूसरा सीट शेयरिंग, क्योंकि सीट शेयरिंग में मामला फंसेगा। कोई भी क्षत्रिय पार्टी ये कहती तो है हम कुर्बानी देंगे, लेकिन आपको पता है कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की ये इच्छा है कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी दे। तो सीट शेयरिंग का मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इसमें फंसता दिख रहा है। बिल्कुल भी नहीं। आप सीधा ये थोप नहीं सकते हैं देश पर। तो अगर आप जैसे और भी बहुत सारे बिल को उन्होंने देश में थोपा है, अगर ये थोपेंगे तो ये संसदीय प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा। जो चुनाव की प्रणाली 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये लाने का प्रयास करेंगे तो सड़क से संसद तक, खासकर मुखर रूप से कांग्रेस पार्टी पुरजोर इसका विरोध करेगी। तो ये मान लिया जाए कि विपक्ष इस 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में नहीं है। अगर कांग्रेस नहीं है तो पूरा विपक्ष नहीं है।
देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन हो गया है और इसके चेयरपर्सन जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे, अमित शाह सदस्य होंगे और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के तरफ से सदस्य होंगे और कई लोग हैं। अभी हमारे साथ आदित्य पासवान हैं, कांग्रेस के उभरते हुए युवा नेता जो अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। तमाम प्लेटफॉर्म पर इन्हें आप देखते आते हैं और सुनते हैं। आदित्य भाई, सबसे पहले ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन से परेशानी क्या है आप लोगों को? क्योंकि नीतीश जी का 2 दिन में 3 बार बयान आ गया है कि मोदी सरकार कभी भी चुनाव करवा सकती है। सवाल ये उठ रहा है कि इस चुनाव से मोदी सरकार डरी हुई है या आप लोग डरे हुए हैं अगर चुनाव जल्दी हो जाते हैं तो? नहीं, देखिए, पहले बात तो है जिस चुनाव की जो बात आपने की, चुनाव से तो आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही घबराई हुई है। इसीलिए अभी आप देखिए कि उसने जो संसद का जो कॉल किया है सेशन, हड़बड़ाहट में कॉल किया है, उसमें कुछ भी वो अनाउंस कर सकती है। पहला वो चीज। दूसरा ये है, जिस तरह से हमारा अलायंस जो है, हमारा इंडिया गठबंधन जो है, जिस मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका भारतीय जनता पार्टी का भरसक ये प्रयास आज के डेट पे है कि किस तरह से इस गठबंधन में कंफ्यूजन पैदा करें और इसमें टूट हो। लेकिन वो अपने मंसूबे में सफल नहीं होंगे। उन्होंने प्रयास काफी किया और आगे भी करेंगे। इसके लिए हम लोग बिल्कुल आश्वस्त और श्योर हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन में कंफ्यूजन करने का प्रयास करेगी, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। अब रहा बात वन नेशन वन इलेक्शन की बात, जो जिस पे आए हम लोग, तो इस पे ये बिल्कुल ही संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय व्यवस्था जो है और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, उसे ध्वस्त करने वाला एक सिस्टम होगा आज के दिन में, अगर ये लागू हो जाता है। क्यों? इससे तो फायदा होगा ना, देश का पैसा बचेगा, जनता का पैसा बचेगा। नहीं, जनता के पैसा के बचने के नाम पर आप किसी गलत नियम को लागू नहीं कर सकते हैं ना। अगर जनता के पैसा की बात है तो आज सबसे ज्यादा जनता के पैसे की बर्बादी भारतीय जनता पार्टी और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जा रही है अपने प्रचार में। वो जनता के पैसे का मिसयूज हो रहा है। वो तो हर सरकार करती है। नहीं, इनके जितना मिसयूज कभी किसी ने नहीं किया। प्लस अभी देखिए, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में अभी चुनाव हुए, तो अभी जब चुनाव हुए तो फिर दोबारा उस स्टेट को आप चुनाव में नहीं झोंक सकते हैं। प्लस राज्य के अपने मुद्दे होते हैं। जब राष्ट्रीय चुनाव जनरल इलेक्शन होता है, उसके अपने अलग मुद्दे होते हैं। तो आप दोनों मुद्दों को बिल्कुल एक साथ क्लब नहीं कर सकते हैं और उसके चुनाव में आप नहीं लेके जा सकते हैं जनता को, क्योंकि वहां कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। और अब मान लीजिए कि अब जिस पिछले 8-9 वर्षों का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है, चुनाव से पहले कुछ न कुछ होते रहा है और ये छद्म राष्ट्रवाद और धर्म का सहारा लेकर के चुनाव में वोट लेते रहे हैं। तो कल को कोई ठीक नहीं है कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए जैसे पुलवामा हुआ था, या कुछ और ऐसा इंसिडेंट उससे मिलता जुलता हो जाए और भावनाओं के आधार पर ये चले जाएं लोगों के बीच में और उस आधार पर वोट मांगे, तो बट नेचुरल है कि भावना में लोग बहते हैं और वोट कर भी देंगे। उसी तरह से वाइस वर्सा दोनों तरफ अप्लाई होता है। ये मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी तरफ ये बात कर रहा हूं कि आज मणिपुर को लेकर के सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसको अच्छे से हैंडल नहीं किया और सरकार की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई, भारत की बदनामी हुई। आज के डेट में अगर मणिपुर को मुद्दा बना के अगर हम जाएं तो वोट विपक्ष को मिलेगा, तो वो दोनों तरफ से सही नहीं है। तो ये जो चुनाव की प्रणाली वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये लाने का प्रयास करेंगे तो सड़क से संसद तक, खासकर मुखर रूप से कांग्रेस पार्टी पुरजोर इसका विरोध करेगी। तो ये मान लिया जाए कि विपक्ष इस वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं है। अगर कांग्रेस नहीं है तो पूरा विपक्ष नहीं है। अभी तो देखिए, आने वाले समय बताएगा ये कैसे कैसे क्या होता है, क्या बिल आता है, उसके बिल के प्रावधान क्या है, वो तो सब चीज पढ़ने के बाद हम लोग इस पे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऑन दी होल टोटलिटी में अगर बात करेंगे हम लोग, तो आज के डेट में ये हम इसके पक्षधर नहीं है। यानी वन नेशन वन इलेक्शन कांग्रेस नहीं चाहती है। जी नहीं। लेकिन अगर 2.5 साल वाली प्रणाली हो कि 2.5 साल में लोकसभा के साथ साथ कुछ चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के करवा दिया जाए और जो 2025 तक के स्टार्टिंग के चुनाव है उसे साथ में क्लब कर दिया जाए और फिर 2.5 साल के बाद चुनाव करवा दिया जाए। आपको जैसे मैंने बोला ना कि वो उस प्रारूप में क्या दिक्कत है, उस प्रारूप को देखना पड़ेगा कि किस प्रारूप में उसको लेके आ रही है। अब चूंकि भारत के राष्ट्रपति रहे हुए रामनाथ कोविंद जी उस समिति को हेड करेंगे, तो कुछ अब किस तरह से वो प्रारूप बिल बन के आएगा, अगर आता है तो इस जो सेशन जो कॉल हुआ है उसमें आता है, या फिर बाद में जब भी आता है, तो किस उसका प्रारूप क्या होता है, स्वरूप क्या होता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, देख सकते हैं। ये चर्चा का विषय है, आप सीधा ये थोप नहीं सकते हैं देश पर इसको। अगर आप जैसे और भी बहुत सारे बिल को उन्होंने देश पे थोपा है, अगर ये थोपेंगे तो ये संसदीय प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध में होगा ये। लेकिन आपको याद होगा 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था कि 2 महीने चुनाव लड़ लीजिए, बाकी साल काम कीजिए।
तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं तो देखिए, वो तो अब उस तरह से अगर देखिए जो प्रधानमंत्री जी का बयान था, तो प्रधानमंत्री जी तो साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ये बयान देना वो अलग और चीज कहीं है, ना कहीं लेकिन देखिए, नहीं नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी चुनावी मूड में हो या कांग्रेस रहती हो या पक्ष रहता हो या विपक्ष रहता हो, लेकिन चुनावी मूड तो देश में ये सिस्टम तो है कि अगर चुनावी मूड में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी चाहेगी कि उसकी सरकार बने, और तमाम बड़े दल के बड़े नेता जाते हैं जहां भी चुनाव होता है। तो यही तो कहा जा रहा है कि ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई राजनीतिक गेम नहीं खेला इसमें, क्योंकि निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन में इंडिया गठबंधन को फंसाने की कोशिश है, ये हम भी समझ रहे हैं, ये राजनीति के तहत ही हो रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जनता के हित में तो है कि पांचों साल जनता जो है वो चुनावी मोड में नहीं रहेगी, जनता के लिए काम होगा, नहीं तो 2-3 महीने में चुनावी मोड में निपट जाए तो जो भी होना है। उसके प्रारूप को देखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको उसका बड़ा अच्छा उदाहरण एक दिया कि अभी हिमाचल में चुनाव हुए, कर्नाटक में चुनाव हुए, तो वो तुरंत तो चुनाव में नहीं जा सकता है ना। प्लस इस तरह के चुनाव में क्या होता है कि कंफ्यूजन पैदा होता है। मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी बिहार में अपने चुनाव, पंचायती राज की चुनाव हुई, जिसमें कि मेयर का चुनाव हुआ और वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ। उसमें एक क्लब करके एक साथ चुनाव हुआ, तो उसमें इतने सारे कैंडिडेट्स थे, जो चुनाव हुआ, जो वोटर जो थे वो कंफ्यूज हुए, सही पार्षदों का चुनाव वो नहीं कर पाए। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे गलत लोग भी चुन के आ गए, वोट गलत जगह चल गया, वोटों का बिखराव हो गया। तो वो ये अभी उसको ट्रायल बेसिस पे लाया गया, ये आगे भी होगा पता नहीं मुझे, वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये सक्सेसफुल मुझे लगता नहीं है कि हुआ। तो ये एक छोटा एग्जांपल था, इसको अगर बड़े रूप में लेके चलेंगे आप, तो मुझे लगता नहीं है कि ये सक्सेसफुली इसको अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करेगा, भावनाओं में बहा करके आप वोट लेने का प्रयास करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है। तो ये वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये तो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा हुआ। अब थोड़ा इंडिया गठबंधन पे आते हैं। तीसरी बैठक आप लोग ने की, तमाम जो नेता थे, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, नीतीश जी हो, लालू जी हो, अपने अंदाज में उन्होंने भाषण दिया और सभी लोगों ने कहा कि बहुत फ्रूटफुल मीटिंग रही है। ठीक है, फ्रूटफुल मीटिंग रही है, आगे भी कई मीटिंग्स की चर्चा हुई, आगे ये भी कहा गया कि अब रैलियां होंगी, बड़े बड़े अलग अलग राज्यों में रैली करेंगे बड़े नेता। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति है, और जो सबसे मेन है, अगर इंडिया गठबंधन को सफल होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो चेहरा कौन और दूसरा सीट शेयरिंग, क्योंकि सीट शेयरिंग में मामला फंसेगा। कोई भी क्षत्रिय पार्टी ये कहती तो है हम कुर्बानी देंगे, लेकिन आपको पता है कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की ये इच्छा है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी दे। तो सीट शेयरिंग का मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इसमें फंसता दिख रहा है। बिल्कुल भी नहीं। ये बात शुरू से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई गई है कि कंफ्यूजन है। पहली चीज, इस कंफ्यूजन ये फैलाया गया बात की कंफ्यूजन है और एका नहीं है गठबंधन में। उसके विपरीत हम लोगों ने 3 बैठकें की और सफल बैठकें की, और सफल बैठक होने के बाद अभी जो मुंबई की बैठक हुई, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी और जितनी भी कमेटियां थी सबका फॉर्मेशन हुआ, वो नाम भी आ गया। अब सीट शेयरिंग पे हम आएंगे, तो जब सीट शेयरिंग होगा तो उसका प्रारूप भी किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, किसको कितना सीट मिलेगा, कौन ड्राइविंग सीट में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन साथ में है, किसको कितना शेयर मिलेगा, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज को बहुत हाइपोथेटिकली हम लोग को लेके नहीं चलना है। बिल्कुल जो चीज आएगा देश के सामने बिल्कुल क्लियर कट आएगा, उसमें ना मैं कुछ बोल सकता हूं ना कोई लीडर बोल सकते हैं, ये बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी सब चीज क्लियर हो जाएगा, क्रिस्प एंड क्लियर, और वो सब देश के सामने होगा। देश के सामने होगा नहीं, लगता नहीं है कि ज्यादा समय न देश के सामने है न इंडिया गठबंधन के पास है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी चुनावी मोड की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन लेट होता दिख रहा है, क्योंकि हर एक मीटिंग होता है, 2 दिन का मीटिंग होता है, फोटो सेशन होता है, और चीज़ें निकल के एक चीज़ आता है। जैसा पहला मीटिंग में हुआ कि चलिए भाई, पहली मीटिंग में तो तमाम विपक्ष के नेता साथ में आए पटना में, बेंगलुरु में एक नाम निकल कर सामने आया, और तीसरी मीटिंग में वही एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर निकल कर सामने आए या कैंपेनिंग कमेटी के मेंबर निकल कर सामने आए। कंक्रीट ठोस जब तक नहीं निकल कर, नहीं लगता है कि ज़्यादा देरी हो रही है। कंक्रीट तो देखिए, इसमें बात ऐसी है कि हम ऑलरेडी देश की जनता के बीच में हैं। जो जनता के मुद्दे हैं आज देश में, जो सुलगते हुए मुद्दे हैं, जिससे डायरेक्टली जनता का सरोकार है, उन मुद्दों को हम डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, और सड़क से संसद तक हमने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। तो अलायंस जो है वो हो चुका है हमारा,
किस प्रारूप में जाएगा, वो प्रारूप आगे बढ़ता जा रहा है। और अब जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है और गंभीरता की बात है, तो जितने गंभीर हम हैं वो उतनी गंभीर भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्षों से मूर्ख बना करके लोगों को वोट ले रही है, लेकिन अब ये उनका चलने वाला नहीं है। 2024 में आप मेरी बात आज याद रखिएगा कि इनको हम सत्ता से बाहर करेंगे। इन कैसे हटाइएगा? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट मुद्दों के साथ चल रही है, और मुझे जो लगता है कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें महिला आरक्षण बिल भी पास करवा सकती है, पेश कर सकती है, और यूसीसी बिल भी पास करवाने के मूड में है बीजेपी। उसके बाद राम मंदिर वाला मामला है, बहुत ऐसे मामले हैं जो बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे के तहत है। तो नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो भी बखूबी चुनावी प्लानिंग कर रही है, सिर्फ आप लोग नहीं कर रहे हैं? लोग समझ चुके हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये कुछ अपना नया जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको ला करके वोट लेने का प्रयास करेंगे, और सरकार में आने के बाद फिर ये अपने मनमर्जी जो करते हैं वो करेंगे। तो इस बार इनके मंसूबों में बिल्कुल भी ये अपने मंसूबों में कामयाबी इनको नहीं मिलेगी, ये निश्चित है। क्योंकि देश जो है ना, देश आज जो देश में जो व्याप्त महंगाई है, जो हमारा जो शिक्षित युवा है जो बेरोजगारी से परेशान है, उससे देश परेशान है और देश समझ रहा है। 9 वर्षों में इन्होंने किया क्या? 2 करोड़ जो रोजगार देने की बात की थी, आज 2 करोड़ छोड़िए 20 लाख रोजगार भी 1 साल में नहीं दिया जा रहा है। तो देश देख रहा है कि क्या कौन सही है कौन गलत है, और उसके उलट मात्र हमने बिहार में जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने में जोर शोर से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जनता के सामने है कि कौन जनता के लिए है, कौन जनता के हित के लिए काम कर रहा है। 5 किलो राशन और अनाज देकर के आप कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी बनेंगे, तो ये पचती नहीं है बात। ये जिस तरह से 2004 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस सरकार चला रहे थे और जिस रेट से जीडीपी भाग रही थी हमारी, अगर उस रेट से जीडीपी आज भी अगर भाग रही होती तो आज ऑलरेडी हम विश्व में 1, 2, 3 की इकॉनमी में रहते, लेकिन वो हो नहीं पाया। इसलिए हो नहीं पाया कि उलूल जुलूल फैसले ये डायरेक्टली करते आए हमेशा। तो ये देश समझ चुका है, और आने वाला समय जो है अब इनको सत्ता से बाहर का गलियारा देखना पड़ेगा। अच्छा, चलिए, इंडिया गठबंधन पे एक और सवाल है। कल राहुल गांधी जी ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो शेयर किया। वो वीडियो कुछ दिन पुराना है, जब वो लालू प्रसाद यादव जी से मिलने के लिए गए थे, और जिसमें लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मटन की रेसिपी बना के सिखाई भी थी और खिलाई भी थी, और उसके बाद राजनीतिक बातचीत भी, तमाम जो लालू प्रसाद यादव की बातचीत थी उन्होंने शेयर की और सजेशन लेते दिखे लालू प्रसाद यादव से। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जब लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे तो उन्होंने एक लाइन बोला था, बड़ा क्लियरली लाइन बोला था कि राहुल जी को हम विश्वास दिलाते हैं कि तमाम हम लोग एक साथ उनके साथ खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या लालू यादव के सहारे राहुल गांधी पीएम पद की कुर्सी की ओर देख रहे हैं? और उन्हें पता है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के संबंध रहे हैं गांधी परिवार से, सोनिया गांधी से या कांग्रेस से, वो एक फ्रूटफुल लालू प्रसाद यादव साबित हो सकते हैं उनके पक्ष में बैटिंग करने के लिए। देखिए, इसमें आप राजनीतिक इसका अर्थ न निकालें और राजनीतिक कयास नहीं निकालें। राहुल गांधी जी जो है वो एक राजनीतिक संत है वो, और जो वो कर रहे हैं वो हर किसी करने की बस की बात नहीं है। इसमें मेरी बातों से शायद हो सकता है कि बहुत लोग एग्री नहीं करें, लेकिन सच्चाई यही है। और जो इस तरह की बात आप कर रहे हैं, इसकी कयास न लगाएं, धीरे आप आने दीजिए ना, समय आने दीजिए, पता चल जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और या कौन उसकी। पहले प्रधानमंत्री कौन होगा, पहले तो चेहरा खोजिएगा तब ना। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। हमारा मकसद है कि देश को ये मनुवादी शक्ति जो देश को छद्म राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पे जो बेजा नाम इस्तेमाल करके जो सत्ता में बना हुआ है जो लोग, उनको हटा करके फिर से जिस चीज के लिए भारत हमारा जाना जाता रहा है, जिस सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, विश्व में शांति फैलाने के लिए हम जाने जाते रहे, फिर से उसी को स्थापित करना है। आज देखिए भारत में हर जगह, हर राज्य में कहीं ना कहीं दंगे हो जाते हैं, सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। किसकी बदनामी हो रही है? इंटरनेशनली भारत बदनाम हो रहा है। आज मणिपुर हमारा जल गया, मणिपुर में बेटियों को नंगा परेड कराया। नहीं, ये आरोप तो राहुल गांधी जी पे लगता है कि विदेश जाते हैं तो भारत की बुराई। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये बातों को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और उल्टा आप देखिए, आपको सब पूरे दुनिया के सामने है कि मणिपुर किस तरह से जला और हमारी बेटियों को किस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया। अब और क्या चाहिए?
पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई। तो अब देश के लोग ये समझ चुके हैं कि किसके रहने से देश में अमन चैन शांति नहीं, था देखिए, और किसके रहने से देश डिस्टर्ब है आज। नहीं, देखिए, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है आदित्य भाई कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की आजकल काफ़ी बन रहा है। जब भी आप देखते भी होंगे कि बैठक होती है तो ज़्यादातर राहुल गांधी जो है लालू प्रसाद यादव के बगल में बैठे हुए दिखते हैं, बातचीत करते हुए दिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लालू यादव के सहारे नीतीश कुमार की ख्वाहिशों को मारा जा रहा है, या फिर ममता बनर्जी जो ख्वाहिश पाली है उसे मारा जा रहा है, और लालू यादव को पूरी तरह से राहुल गांधी ने कन्विंस कर लिया है। इन सब चीज़ों का राजनीतिक अर्थ नहीं निकालिए। कौन कहाँ बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, ये बिल्कुल, अब कौन कहाँ बैठ रहा है ऐसा कोई राजनीतिक अर्थ निकाला जाएगा तो ये गलत होगा। ये गलत है। हमारा गठबंधन अटूट है, हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, हमारा गठबंधन देश को इन लोगों से आज़ाद करने के लिए आगे बढ़ रहा है, और हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि देश की जनता आज हमारे साथ है और हमारा साथ आने वाले चुनाव में 2024 में भी देगी। चाहे ये जितना भी भावनात्मक मुद्दा ला करके अपनी तरफ वोट लेने का प्रयास करें, भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल है वो सफल नहीं। अच्छा, लेकिन संबंध तो है ना, लालू जी के संबंध को किस तरह से संबंध होना क्या, संबंध सबके अच्छे होने चाहिए सबसे, इसमें कहाँ कोई खराबी है। संबंध तो सबके सबसे अच्छे होने चाहिए। नीतीश कुमार जी से भी राहुल जी के संबंध अच्छे हैं, लालू जी से भी अच्छे हैं, सभी से संबंध अच्छे हैं, ममता जी से भी अच्छे हैं। तो इस संबंध का कोई राजनीतिक कयास या मतलब या अर्थ नहीं निकाला नहीं, इसलिए क्योंकि भाई खुद राहुल गांधी ने वो पूरा वीडियो शेयर किया है लालू प्रसाद यादव की मुलाकात के साथ। हाँ ठीक है ना, तो उसको देखिए, लोग एंजॉय करें, देखें उसको। उसके अब राजनीतिक गढ़ जैसे आप निकाल रहे हैं, निकालिए उसके, निकालते रहे, उसमें कहाँ कोई रोक है। नीतीश जी तनाव में आ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी तनाव में नहीं आता है। ये आप लोग बना के बोलते हैं नीतीश जी तनाव में आते हैं, क्यों तनाव में आएंगे? हम एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं, कहीं कोई तनाव वाली बात ही नहीं है। इसको अगर आपके तरह 10 पत्रकार हैं, अगर 10 तरह से उस चीज को रखेंगे तो वो बात भले बाहर जाएगी, वो अलग तरीके से उसको देखा जाएगा, दिखाया जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, चिराग पासवान कहते हैं कि भाई देखिए, नीतीश कुमार जिस चीज़ के लिए ना कहते हैं ना, वो मान लीजिए कि उस चीज़ में उनकी हामी होती है और वही चीज़ उनको चाहिए। अगर कह रहे हैं कि नहीं मुझे प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है या संयोजक बनने की इच्छा नहीं है, तो ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा इच्छा उन्हीं बात की। चिराग पासवान राजनीतिज्ञ हैं, भविष्यवक्ता हैं या राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, क्या है ये जो इस तरह का बात कर रहे हैं? भाई एनडीए के मजबूत गठबंधन साथी हैं, तो साथी हैं तो अपना रहे। उनका बयान तो वो 365 दिन में, वो 300 दिन रहते हैं दिल्ली में, 65 दिन यहाँ रहते हैं, आते हैं, नीतीश कुमार जी की बुराई करते हैं, वो चले जाते हैं। तो ठीक है, उनका काम है, विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी के साथ, स्वाभाविक है, वो जो सरकार है उसके खिलाफ बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे है। स्वागत है उनका, बिहार आए हैं, स्वागत करते हैं उनका। नहीं, अब तो ज़्यादातर बिहार में समय दे रहे हैं, लगातार गठबंधन पे निशाना साध रहे हैं। अब तो उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया है। ठीक है, बोलना चाहिए बिल्कुल। अब वो एनडीए गठबंधन में है तो उनका फर्ज है कि अपने गठबंधन के लिए बोलें। अब चाहे चिराग पासवान हो, लेकिन जो जिस तरह से आज जो सिस्टम जो चल रहा है, संविधान को जो बदलने की बात चल रही है, संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करने की बात चल रही है, आरक्षण को जो कमजोर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके साथ जाके चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, चाहे रामदास अठावले, जो भी जितने भी दलित या पिछड़ों के नेता हैं, वो अपने पर्सनल एम्बिशंस को सेट करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन उसके उलट देखिए, आज संविधान को कमजोर हमारा किया जा रहा है, आरक्षण को कमजोर कर दिया गया। कहाँ आरक्षण को डायरेक्टली कोई हाथ नहीं लगा सकता है, कोई अगर डायरेक्टली हाथ लगाएगा तो वो जल जाएगा। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर आज आरक्षण कमजोर कर दिया गया, क्योंकि सरकारी कंपनियां जो है पीएसयूज हैं वो प्राइवेटाइज कर दी जा रही हैं। तो स्वाभाविक है कि जो प्राइवेटाइज होंगे, कंपनियां जब प्राइवेटाइज होंगी तो वो आरक्षण का प्रावधान जो उसमें नौकरियां आएंगी उसमें नहीं लिया जाएगा। तो वहाँ पे आरक्षण बिल्कुल खुद ब खुद कमजोर हो गया। जो कंट्रैक्चुअल नौकरियां हैं उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा, तो आरक्षण वहाँ बिल्कुल खुद ब खुद कमजोर हो गया। तो इसके लिए कौन दोषी है? आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हैं, उनके कंधे से कंधा मिला करके आप खड़े हैं उनके साथ, उनको शक्ति आप दे रहे हैं। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो रामदास अठावले हो, जितने भी ये दलित और पिछड़ों के नेता हैं जो आज उनके साथ एक मंच शेयर कर रहे हैं, ये दलित और पिछड़ा विरोधी हैं। जो हमारा दलित भाई, वंचित भाई, जिसका हथियार था आरक्षण, जिसके आरक्षण के बल पर पढ़ लिख करके जो बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में जा करके आज जो नौकरियां कर रही हैं, या सरकारी सेवक जो दलित वर्ग के लोग, वंचितों के बच्चे जो आज बैठे हुए हैं, आज उसको कमजोर कर दिया गया। आप बताइए सरकारी नौकरियां कितनी आ रही हैं? अब तो ना के बराबर है।
अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात छोड़ दें, वहां भी नंबर्स कम हो गया, तो सरकारी नौकरियों की जो रिक्तियां निकलती है वो कम हो गई। जो पीएसयूज में नौकरियां थी उसके नंबर्स थे, आज उसको कमजोर कर दिया गया क्योंकि वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं उसको, वहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां निकल रही है, तो आरक्षण का तो महत्व नहीं रह गया, आरक्षण को कमजोर कर दिया गया, और ये लोग उनके गोद में बैठ करके आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितना दोषी भारतीय जनता पार्टी है, उतना ही दोषी ये सारे लोग हैं जिन्होंने आरक्षण को कमजोर होने में भारतीय जनता पार्टी की मदद की है। लेकिन दो सवाल तो है, देखिए दो सवाल है। एक पहले देश के स्तर पे जाते हैं कि नरेंद्र मोदी जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं भ्रष्टाचार, वो बार बार ये कह रहे हैं कि भैया जितने भी ये लोग घमंडिया गठबंधन के नेता एक हुए हैं सभी भ्रष्टाचार में व्याप्त। भाई आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा अमित भाई। अभी अजीत पवार थोड़े दिन पहले चले गए, भारतीय जनता पार्टी के पार्ट हो गए, गठबंधन कर लिया उन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने ओपन मन से कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है, और वो चले गए, उसके बाद उस घोटाले की चर्चा खत्म हो गई। आज कल की मैं बात बता रहा हूं, आपने भी शायद पढ़ा होगा, दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट था कि जो ईडी ने जो रिपोर्ट फाइल किया है उसमें उनका नाम ही नहीं है, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में अजीत पवार का नाम नहीं है। तो ये दोहरा चरित्र किस तरह का प्रधानमंत्री जी का, एक तरफ आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं और जब उसी व्यक्ति को आप अपने साथ ले लेते हैं तो वो आदमी पाक साफ हुआ था। और वो पहले बात नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे लोग भारत में ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग थे उनके साथ चले गए तो वो पाक साफ हो गए। तो आप भ्रष्टाचार पे बोलने का तो आपको हक और अधिकार ही नहीं है, तो ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि झूठ से भरा हुआ है ये सवाल। आप बताइए, मेरे प्रश्न का ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर दें कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं अपने शब्दों को मैं वापस लूंगा। फिर तो कल का ये रिपोर्ट था अजीत पवार का, ईडी की जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट फाइल हुई है उसमें उनका नाम को हटा दिया गया है। क्यों? वहीं प्रधानमंत्री जी खुले मन से कहते हैं कि भ्रष्टाचारी थे, 70,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया। आखिर क्या बात है? तो भ्रष्टाचार पे जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं उन्हें कहना नहीं चाहिए, देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि मैंने गलत बयानी की। चलिए, लेकिन बिहार के मामले में जब बीजेपी या चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी जब ये आरोप लगाते हैं कि बिहार अब नीतीश कुमार जैसे नहीं संभल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, तो नहीं लगता आदित्य भाई एक युवा नेता होने के नाते, ठीक है आप लोग गठबंधन में, कि वाकई कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बिहार में खराब हुई है? देखिए, कुछ एक वाकयात हो सकते हैं, इसमें मैं आपकी बातों से इनकार नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि 100% कहीं भी कुछ नहीं हो सकता है। आज अगर बिहार पिछले 17 वर्षों में जो काम कर रहा है, जो सीमित संसाधन में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाया है, सीमित संसाधन में, वो काबिल तारीफ है। चाहे वो हर क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, सड़कों का जाल बिछाओ हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अपना काम वो आगे की तरफ बढ़ा है। और लगातार उसके उलट वो हमेशा से विशेष राज्य का दर्जा भी मांगते रहे हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ रही थी सत्ता में। चिराग पासवान आज हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी थे साथ में, मुकेश सहनी भी साथ थे, जीतन राम मांझी भी साथ में थे। किन्हीं के द्वारा भी आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि सपोर्ट नहीं आया होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो आज जिस स्पीड से आज विकास हो रहा है, तो शायद इससे डबल ट्रिपल स्पीड से आगे बढ़ता और बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे रास्ते खुलते, जिससे कि हमारा स्टेट और आगे बढ़ता। आखिर कुछ ना कुछ रीजन तो है ना कि हमारा स्टेट वो तरक्की नहीं कर पाया। अपने सीमित संसाधन में भी अगर आप देखिए तो हमारे स्टेट की इकोनॉमी अच्छी है, और अगर असिस्टेंस मिलता तो और अच्छा होता। तो आज जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए विशेष राज्य, तो ठीक है आप उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं, मैं लॉ उसमें भी मैं आ रहा हूं कि ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम को रोकने के लिए भी स्टेप्स उठते हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं की जाती है? जो क्राइम करता है उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसे दंडित किया जाता है, उसकी चर्चा क्यों नहीं की जाती है? वो चर्चा तो नहीं होती है। अगर क्राइम कहीं होता है, आप चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, ये लोग वहां पहुंचते हैं, फोटो ऑप्स कराते हैं और फिर वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद उस परिवार की रक्षा, उस परिवार को न्याय कौन देता है? यहाँ की सरकार देती है और दे रही है। अगर ये कोई कहेगा कि उसे नहीं मिला है न्याय तो वो गलत कहेगा। हो सकता है उसमें कुछ अपवाद हो, मैं ये भी कह रहा हूं, हो सकता है कुछ उसमें अपवाद भी हो, लेकिन अगर टोटलिटी की बात करेंगे आप तो मैक्सिमम लोगों के साथ वो उपाय वो किया जाता है कि जिससे उनका प्रॉब्लम्स दूर हो। और सरकार, बिहार सरकार कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है कि क्राइम को रोके, और जहां तक संभव है वो कोशिश हो रही है। लेकिन क्राइम भी हो रहे हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं उस तरह से ये भी बताइए कि क्राइम को रोकने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है। तो गलत प्रचार, दुष्प्रचार ना करें, क्योंकि आपका अपना स्टेट है, और आप अगर अपने स्टेट को बदनाम कर रहे हैं तो मतलब कि आप बिहार को बदनाम कर रहे हैं।
आपको पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है। आप बिहार को बदनाम नहीं कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, कोई भी हो। आप अपने स्टेट को बदनाम नहीं कीजिए। अगर आप अपने स्टेट को बदनाम कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल आपसे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सक्सेस होगा, मोदी जी हारेंगे। जो सर्वे रिपोर्ट आप लोग का आ रहा है भाई, आप लोग तो बिहार का सर्वे मंगा ही रहे होंगे, तैयारी कर ही रहे हैं, क्या कर रहा है सर्वे? 40 में से कितना, ईमानदारी से बताइएगा। सर्वे रिपोर्ट कौन सा, किस सर्वे रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? सर्वे रिपोर्ट पे मत जाइए। जब 2024 का जब रिजल्ट आएगा उस वक्त हम लोग बात करेंगे। सर्वे रिपोर्ट की बात नहीं कीजिए। जब ग्राउंड रियलिटीज की बात होती है तो आज जाके देखिए, खासकर बिहार की मैं बात कर रहा हूं, कि आप धरातल पर जाके देखिए जो काम हमने किया है, वो उसके कारण लोगों का प्यार जो मिल रहा है हमें, वो वोट में तब्दील होकर आपको 2024 में दिखेगा। भावनात्मक मुद्दे जिसकी ओर भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाती रही है और लोगों को खींचती रही है, वो अब नहीं चलेगा। अब आप छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये आप अगर चाहेंगे आपकी इन पे आप वोट ले लें, तो अब लोगों को उससे अधिक जो है वो समझ आ चुका है। महंगाई से लड़ाई लड़नी है, रोजगार से लड़ाई लड़नी है। देश में जो जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बड़ी बड़ी संस्थाओं को जो ये अपने व्यापारी मित्रों को दे रहे हैं, उसको बचाना है। नहीं तो कल को कुछ नहीं रह जाएगा और फिर से हम उसी कॉलोनियल एरा में चले जाएंगे जिससे हम 1947 में निकले थे। उसी कॉलोनियल एरा में ये भेजने का प्लान हो रहा है। पूरा कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट के हाथ में देश की संस्था चली जाएगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर 2024 में ये वापस आ गए तो इन्हें 2024 में आने से हम बिल्कुल रोकेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश की जनता हमारा साथ देगी। तो चलिए, देश की जनता साथ देगी इंडिया गठबंधन का, ये कहना है कांग्रेस के युवा नेता आदित्य पासवान का। देखिए, ये लोग कॉन्फिडेंस हैं और इनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि ये लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 2024 में किसी भी तरह नरेंद्र मोदी का तो सफाया कर ही देंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में कांग्रेस नहीं है। हालांकि प्रारूप क्या आता है, संसद में क्या बिल पेश होता है, अगर होता है तो उसके बाद ये लोग फैसला लेंगे।